हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं भोजन तैयार करना यानी फूड प्रिपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8th है, ठीक है। ये NIOS बोर्ड +2 का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है होम साइंस का, ठीक है, गृह विज्ञान का। भोजन तैयार करना, देखिए भोजन तैयार करना और उसको परोसना एक कला होता है। कहते हैं भोजन तैयार करने के लिए क्या क्या सामग्री इंटीग्रेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। इसमें हम जानेंगे कि भोजन हम कैसे तैयार करना है और इसमें किन किन चीज़ों का वैल्यू का हमने जो है मेंटेनेंस करना है, कि किस चीज़ का हमने कितना अमाउंट यूज़ करना है जो हमारे लिए हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो बहुत कुछ हम जानेंगे और समझेंगे इसमें, लेकिन समझने से पहले और ये तैयार भोजन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पोषक तत्वों की क्षति। देखिए दोस्तों, पोषक तत्वों की क्षति होना हमारे लिए बहुत ही दुखदायक होती है, क्योंकि हम जो है कोई भी चीज़ को अगर बाज़ार से लेके आते हैं तो हम अपने सेहत के लिए लेके आते हैं, लेकिन अगर इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाए तो उसको लाने का कोई अर्थ नहीं होता है और आपको इससे कोई तरह की एनर्जी जो है किसी प्रकार का एनर्जी प्राप्त नहीं होगा। तो उसको खाना ना खाना जो है कुछ भी नहीं माना जाता है। कहते हैं जब आप सभी भोजन पकाने की विभिन्न विधियों से परिचित हैं तो इस सब का उद्देश्य भोजन के मात्र स्वादिष्ट और रुचिकर बनाना ही नहीं बल्कि पोषक बनाना भी इम्पोर्टेंट रखता है। परंतु दुर्भाग्यवश भोजन की पूर्व तैयारी व पकाने के प्रत्येक चरण में कुछ न कुछ जो है पोषक तत्व की क्षति अवश्य होती है। इससे पूर्व से बचाव भी किया जा सकता है। कुछ नीति को अपनाकर भोजन को जो है पूर्व तैयार एवं पकाने के दौरान भोजन के पोषक तत्व की वृद्धि भी किया जा सकता है। आइए हम देखें कि कौन कौन सी विधि है जिसके द्वारा जो है आप पोषक तत्वों को क्षति होने से बचा सकती हो। देखिए दोस्तों, क्षति होना किसी भोजन के लिए ये अत्यंत ही गंभीर समस्या बनती है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी भोजन लाते हो तो उसमें से पोषक तत्व अगर आपको ना मिला तो उस भोजन का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो उसके पोषक तत्वों को बचाना ही कि एक गृहिणी का और एक जो है शेफ का सबसे इम्पोर्टेंट दायित्व होता है कि जिसको भी ये भोजन परोसा जाए उसके लिए हेल्दी साबित हो।
पोषक तत्व बचाने के लिए जो है सब्जी में हम क्या कर सकते हैं। देखिए सब्जियों के अगर पोषक तत्व आपको बचाना है तो छीलने और काटने से पहले ही सब्जी को धो लेना चाहिए, जिससे पानी में घुलनशील विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों आजकल देखिएगा घरों में आपके मम्मी हो या आपके कोई भी बना रहे हो भोजन, तो वो क्या करते हैं पहले ही कल खाना काट देते हैं सब्जी और फिर उसको उपरांत धोते हैं। आपने देखा होगा कि साग भी ऐसे ही धोते हैं, पहले काट लेते हैं फिर धोते हैं। और आपने एक बात नोट भी किया होगा कि साग को जब धोते हैं तो पूरा पानी जो होता है ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब है कि साग के जितने भी पोषक तत्व थे आपने उसको व्यर्थ में गवा दिया है। अब जो साग खा रहे हो वो सिर्फ मुंह के स्वाद के लिए खा रहे हो, आपको उसको इससे कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत ही कम अमाउंट में मिलेगा। उसी प्रकार क्या करते हो, आलू को काट लेते हो फिर धोते हो, जो बैगन होता है उसको भी पहले काट लेते हो फिर धोते हो। दोस्तों इससे जो होता है उसका पोषण तत्व नष्ट हो जाता है और आपको सिर्फ उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सिर्फ आपको उससे स्वाद मिलेगा, जो है आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। कहते हैं भोजन हम इसलिए ग्रहण करते हैं, हमें पोषक तत्व के लिए ग्रहण करते हैं। अगर पोषक तत्व ना मिले तो भोजन ग्रहण करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। तो ये बातें बड़े ध्यान रखना कि सब्जियों को जो है पहले धो लें फिर उसको काटें, इससे जो होगा विटामिन और खनिज लवण जो होता है इसका नष्ट नहीं होता है। भोजन पकाने के बहुत पहले से ही सब्जियों को जो है छील कर काट कर नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। लोग क्या करते हैं समय बचाने के लिए पहले ही सब्जी काट के रख लेते हैं, ठीक है, पहले ही जो है फ्रीज जो है में डाल देते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना कि सब्जी को बनाने से पहले अगर एक दिन मतलब पहले ही काट के रख देते हो तो वो जो होता है उसमें कई तरह के पोषक तत्व जो होता है नष्ट हो जाता है। तो ऐसे कार्य मत कीजिए, कहते हैं ऐसे कीजिए जो आपके परिवार के लिए जो है अच्छा रहे। तो पोषक तत्व को जो है बचाए रखने हेतु सब्जियों को बड़े टुकड़े नहीं काटना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है कि पोषक तत्वों को बचाए रखने के लिए सब्जियों को बड़े टुकड़े काटने चाहिए। देखिए बड़े टुकड़ा काटना अत्यंत आवश्यक होता है। इसका कारण ये होता है कि छोटे टुकड़े में पोषक तत्व जो है जल्दी नष्ट हो जाता है और बड़ा टुकड़ा रहता है तो इसके जो है काफ़ी पोषक तत्व बना रहता है, जो अत्यंत आवश्यक होता है। सब्जियों को न्यूनतम जो है जल में पकाना चाहिए, अर्थात अतिरिक्त पानी को जो है सूप दाल आदि में उपयोग कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों सब्जियों को जो है न्यूनतम जल में पकाना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर अधिक जल रख देते हो, अगर वो जल का इस्तेमाल जो है जो उसका तरी का इस्तेमाल लोगों ने नहीं किया तो उसमें सारा पोषक तत्व जो होता है तरी में ही होता है। तो ये चीज़ें जो है अत्यंत आवश्यक होता है। सब्जियों को जो है केवल नरम होने तक ही पकाना चाहिए, न कि ज़रूरत से ज़्यादा। देखिए दोस्तों ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सब्जियों को आप सदैव ही जब तक वो नरम हो जाए तब तक ही पकाइए। अधिक पकाने से सब्जी जो है अधिक स्वादिष्ट नहीं बनता है, क्योंकि सिर्फ नरम ही करना आपका दायित्व होता है। इससे आपको पता ही कि भोजन जो है पचने में आसान बन जाता है। तो नरम करना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। उसके पश्चात है हरी पत्तेदार सब्जियों को बिना पानी के भी पकाया जा सकता है, क्योंकि इसमें स्वयं ही पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। तो पत्तेदार सब्जी को में पकाने के लिए आपको पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है और खाने में भी काफ़ी ये स्वादिष्ट बनी रहती है। ठीक है, ये बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं प्रतिदिन जो है कुछ सब्जियों को कच्चा सलाद में खाना भी चाहिए। कई चीज़ों को सलाद के रूप में खाने से आपके अंदर जो है पोषक तत्व बना रहता है और आप काफ़ी हेल्दी भी रहते हो और बीमारी भी से दूर भी रहते हो। उसके बाद कम समय में ढककर पकाने से विटामिन सी संरक्षित रह सकता है। देखिए ढककर अगर आप पकाते हो आप तो इससे होता है विटामिन सी जो है आपके लिए बचा रहता है। अगर ढक के आप नहीं पकाते हो तो विटामिन सी जो है उसी के साथ जो है नष्ट हो जाता है। ये सब बातें जो थी दोस्तों सब्जियों के लिए संरक्षण के लिए थी। अब जो हम पढ़ेंगे फलों के लिए। देखिए फलों में क्या क्या हम कैसे इसकी पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचा सकते हैं। फलों को खाने के तुरंत पहले ही काटना चाहिए, यानी फलों खाने से तुरंत पहले ही काटना चाहिए। काट के रखा हुआ फल कभी भी वो जो है पोषक तत्व अपना खो देता है, यानी जब खाइए तभी काटिए। यही फल का जो है या सब्जी का सबसे उत्तम तरीका है। फलों का प्राकृतिक रूप में ही सेवन करना चाहिए, यानी जो प्राकृतिक रूप में दिया है वही रूप में खाना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल क्या करते हैं लोग इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या करते हैं नमक तेल में फ्राई करके जो है सेब उब को खाते हैं। दोस्तों इससे जो होता है उसका नेचुरली गुण जो होता है ख़त्म हो जाता है, यानी आप अपने स्वाद के चक्कर में जो है उसका प्राकृतिक गुण को नष्ट कर देते हो। सेब और चीकू को धोकर बिना छिलका उतारे खाना
खाना चाहिए। देखिए सेब और चीकू को धोकर बिना छिलका उतार के खाना चाहिए। आपको पता ही है, मैंने एक बात बताई थी कि बहुत से सब्जी और फ्रूट में जो होता है रेशा होता है, और रेशा आपको पता है कितना अत्यंत आवश्यक होता है। ये तो बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर पे बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है रुक्षांश होती है और रेशा होता है, और रेशा जो होता है कब्ज़ को, बीमारी को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो याद रखना कि अगर सेब के छिलके उतार के खाते हो तो आप जो हो इसके रेशे को नष्ट कर रहे हो। तो ये जो होता है आपके लिए रेशा देता है और आपके जो होता है कब्ज़ की शिकायत दूर करता है। तो इन चीज़ों के लिए जो है सब फलों को कभी भी धो लो अच्छे से, और उसके उपरांत जो है इसका सेवन करो। इसका छिलका ना उतारो तो काफ़ी अच्छा रहता है, और आपके सेहत के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बना रहता है। उसके पश्चात है हमारा अनाज एवं दालों के लिए। देखिए दालों के पोषक तत्व हम कैसे बचा सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर समस्या भी रहती है और इम्पोर्टेंट बात भी है। कहते हैं ज़्यादा महीन छन्नी से आटा नहीं छानना चाहिए। आटा अगर आप छानते हो तो ज़्यादा महीन छन्नी से नहीं छानना चाहिए, क्योंकि इससे आटे की चोकर नष्ट हो जाती है। आटे की चोकर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक रुक्षांश होता है, यानी उसमें रेशा होता है। तो ये आपको पता है कब्ज़ की बीमारी भी दूर करता है। आप क्या करते हो, आटा या तो आप आटा में से चोकर जो है निकलवा देते हो या उसको चाल के हटा देते हो। दोस्तों वो चोकर जो होता है एक तरह से रेशे का काम करता है, और इससे आपको जो है जो डायबिटीज़ के जो बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं, या कह सकते हो जिसको मधुमेह हो रखा है, डायबिटीज़ शुगर हो रखा है, तो उनके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि जो चोकर होता है उसमें जो है आपका शुगर की मात्रा बहुत ही कम होता है, तो वो डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो लोग कहते हैं ना, अपना जीवन तो स्वयं ही नष्ट कर रखा है। गलत तरीके से जो है भोजन बनाते हैं, आटा पिसवाते हैं, लेके आते हैं, बनाते हैं, और कहते हैं मैं तो आए दिन जो हूँ बीमारी से ग्रसित हूँ, मेरा शुगर बढ़ चुका है, मेरा ये बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों इसका वास्तविक कारण आप लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि बच्चे पढ़े तो उनका जो है सुचारू रूप से उनका विकास हो। क्योंकि मुझे पता है कि आप ही जो आने वाला भविष्य हो। आप अपने घर वालों या अपने बड़े को भी ये बात समझा सकते हो कि कभी भी आटा पिसवाओ तो उसका चोकर मत निकलवाओ, क्योंकि आजकल मशीन में भी ऐसी फैसिलिटी आ गई है कि चोकर जो है वो अलग कर देती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो। अगर घर में अगर आपकी मम्मी सब अगर जो है पत्तेदार यानी चन्नी जो इस्तेमाल करती है छानने के लिए, वो पतली ना हो, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इतना हो कि उसमें जो बड़े बड़े कण होते हैं वो निकल जाए। ठीक है, तो ये बातें जो है आप भी अपने घर को अच्छा बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हो, और इनमें चोकर पर्याप्त मात्रा में रहने से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है बना रहेगा, और आपको जो है कब्ज़ की शिकायत भी दूर रहेगा। उसके पश्चात दाल व चावल के रगड़ कर न धोना चाहिए। बहुत बार न धोएं, इससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है। आप लोग क्या करते हो, दाल या चावल को रगड़ के धोती हो। ठीक है दोस्तों, रगड़ के धोने की आवश्यकता नहीं होता है। एक बार चावल को धोना अत्यंत आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो होता है पॉलिश लगी होती है, और एक बार चावल को धो दोगे ना तो उसका जो पॉलिश है उतर जाएगा। और आप अगर बार बार धोते हो, रगड़ के धोते हो, तो 100% जो है बी कॉम्प्लेक्स जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो नष्ट हो जाएगा, और आपके लिए जो है सिर्फ चावल रह जाएगा, और उससे आपका सिर्फ पेट भरेगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। यानी आप जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से अनभिक्त रह जाओगे। उसके पश्चात पकाने से पहले दाल एवं चावल को जो है भिगोना चाहिए। इसी पानी का प्रयोग भोजन पकाने में करें ताकि पानी में घुलनशील विटामिन एवं खनिज लवणों को बचाया जा सके। देखिए दोस्तों, कभी कभी जो होता है दाल हम भिगो के रख देते हैं, चावल हम भिगो के रख देते हैं। इसका कारण ये होता है कि इससे चावल जल्दी पक जाती है, या जो है आपका जो है चना भी या दाल भी पक जाता है, लेकिन उस पानी में जो होता है बहुत पोषक तत्व जो होता है चली जाती है। तो इसलिए पहले क्या कीजिए, इनको पहले चावल को या दाल को धो लीजिए, और फिर जो है उसको दूसरे पानी में डाल के उसको जो है फूलने के लिए रख दीजिए। अगर चावल को भिगोना चाहिए तो इसमें जो है आपके पोषक तत्व रह जाता है,
तो उसका जो है भोजन पकाने के लिए आप उसका उपयोग कर सकती हो। कई कई बार तो ये भी देखने को मिला है कि लोग क्या करते हैं, जो चावल के जो पानी होता है उसको जो है अलग करके ही सिर्फ चावल खाते हैं। तो आपको शायद इस बात की नॉलेज नहीं है कि जो पानी को आप दूर फेंक देते हो, जिसको मार भी कई जगहों पे कहा जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसी में जो है सारा पोषक तत्व बना रहता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक गिलास जो है उस मार को आप पीजिए, प्रत्येक दिन पीजिए। आप 2 महीना तक ऐसा उपयोग कीजिए, देखिए कि आपका बॉडी जो है इसमें शुगर की मात्रा कितना अधिक बढ़ती है और आपके बॉडी में जो है कितना स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो ये सब बातें जो है बहुत ही आवश्यक होती हैं इन चीज़ों के लिए। उसके पश्चात है पोषक तत्व को बचाने के लिए खाने वाले सोडा का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो आपने देखा होगा मीठा सोडा कभी भी अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ये अत्यंत ही खतरनाक होता है और हमारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो कहते हैं मीठा सोडा उपयोग कम से कम करें तो ही आपके लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि ये जो होता है हमारे कई तरह के पाचन शक्ति को बिगाड़ भी सकता है। आपने सुना भी होगा किसी के अगर स्टूल नहीं आता, लैट्रिन नहीं आ पा रहा है, तो हम उसको मीठा सोडा खिला देते हैं और उसको लैट्रिन सोडा जल्दी से आ जाता है। तो इसका कारण है कि अगर हम मीठा सोडा अधिक मात्रा में लेंगे तो लूज मोशन का शिकार तो हम बन ही जाएंगे। तो इसलिए जो है मीठा सोडा का उपयोग ना करें, कम से कम करें तो ही आवश्यक होता है। भोजन कम समय में तथा पानी की न्यूनतम मात्रा पकाना चाहिए। भोजन कभी भी पकाएं तो कम पानी डाल के पकाएं, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है और उसको आप बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इससे आप जान सकते हो कि भाप के द्वारा प्रेशर कुकिंग भोजन शीघ्र करता है और पोषक तत्व भी सुरक्षित रहता है। यानी भोजन भाप के जो द्वारा जो है प्रेशर कुकर में पकाना, इससे पोषक तत्व जो होता है संरक्षित रहता है। उसके पश्चात है दूध के लिए। देखिए, दूध के लिए आप कैसे दूध को क्षति होने से बचा सकते हो, यानी इसके पोषक तत्व जो है उसको क्षति होने से आप कैसे बचा सकते हो। कहते हैं बार बार उबालने या धूप में खुला छोड़ देने से दूध में जो होता है मौजूदा आवश्यक पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। यानी अगर बार बार आप उबालते हो या धूप में खुला छोड़ देते हो तो जो दूध में जो मौजूद पोषक तत्व होता है वो नष्ट हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भोजन के पकाने पर ताप का प्रभाव। देखिए, जब भोजन को पकाते हो तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कहते हैं ताप के संपर्क में आने पर भोजन में बाहरी और आंतरिक अथवा दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आइए हम देखें कि बाहरी परिवर्तन में क्या होता है, हम इसे कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है बाहरी परिवर्तन। बाहरी परिवर्तन में क्या है, इसमें जो है रंग, गंध, रचना या बनावट। देखिए, रंग में परिवर्तन, इसमें क्या होता है, बाहरी परिवर्तन का मतलब होता है रंग में परिवर्तन। इस परिवर्तन को आप देख सकते हैं। सामान्य तौर पर आप यह पाएंगे कि ताप के संपर्क से सब्जी अपेक्षाकृत गहरे रंग की हो जाती है, परंतु अत्यधिक पकाने पर उसका रंग बिल्कुल ही बदल जाता है। उदाहरण, हरी सब्जी गाढ़े भूरे रंग की हो जाती है। दूध में पकाने पर गाजर दूध को हल्का गुलाबी रंग प्रदान करता है। इसी प्रकार मांस को लाल टुकड़े भूरे लाल रंग के हो जाते हैं। तो इसमें जो होता है, कोई भी चीज़ आप लेके आते हो और उसको पकाते हो तो सबसे पहले जो होता है उसकी बाहरी परिवर्तन होता है, यानी उसके रंग में परिवर्तन होता है। ये रंग में परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है, इससे जो होता है उसका टेक्सचर अच्छा बनता है। उसके पश्चात दोस्तों है गंध में परिवर्तन। देखिए, इस परिवर्तन को आप सूंघ कर पहचान सकते हैं कि उसका गंध जो है किस प्रकार चेंज हो गया है। कभी कभी तो यह पूरे घर में फैल जाती है। पकाने से कुछ भोज्य पदार्थ जैसे मछली व अन्य मांसाहारी व्यंजनों की अवांछनीय गंध समाप्त हो जाती है। कुछ पदार्थ जैसे जीरा, लौंग, हींग आदि भुनने पर और अधिक सुगंधित हो जाती है। तो कहते हैं, आपने दोस्तों देखा ही होगा, जैसे मछली लेके आते हो या मांस लेके आते हो, उसको जब भूनते हो तो उसके अंदर जो गंध होती है वो धीरे धीरे निकल के नष्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे जीरा हो गया, लौंग हो गया, हींग हो गया, इसको भुनने के बाद जो है और भी गंध उत्पन्न होने लग जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है आमतौर पे विशिष्ट रखती है अपने जगह पे। उसके बाद है बनावट में अंतर। देखिए, कोई चीज़ जो होता है उसका बनावट में चेंज होता है जब आप उसको पकाते हो। कहते हैं इस परिवर्तन का असली पता खाने पर ही लगता है, परंतु आप इसे छूकर या देखकर भी अनुभव कर सकती हो। अनाज और दालें, जड़ वाली सब्जियां उबालने पर नरम हो जाती है और इस प्रकार जो है गोश्त
नरम एवं मुलायम हो जाती है। जैसे गोश्त होता है, चिकन होता है, उसको जब पकाते हो तो बहुत ही नरम और सॉफ्ट हो जाता है। और अंडा पकाए जाने पर जो है जमकर सख्त हो जाता है। आपने देखा होगा अंडा जो होता है अगर इसको फोड़ोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे इसको उबाल दोगे तो ये सख्त फॉर्म में आ जाती है, जो कि इसके विशिष्ट गुणों के दर्शाता है। उसके पश्चात दोस्तों हमारा है आंतरिक परिवर्तन। देखिए भोजन में कुछ आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं जो पोषक तत्वों के संदर्भ में होते हैं। कहते हैं सबसे पहले तो यही होता है कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज होती हैं, तो ये सारी चीज़ होना अत्यंत आवश्यक है, तभी तो हम उसको संतुलित आहार का नाम देते हैं। लेकिन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमारा जो होता है आंतरिक परिवर्तन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का। ये जल अवशोषित करते हैं और अंध्र ताप पे पकाने पर स्टार्च को कण फूल कर मोटी हो जाती है तथा अत्यधिक पकाने पर इसके जो अणु फट जाते हैं और भोजन को लई जैसा चिपचिपा बना देता है। तो ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। उसके पश्चात है प्रोटीन। देखिए ये गर्म करने पर जम कर मुलायम हो जाता है। जैसे प्रोटीन जो है गर्म करने पर क्या हो जाता है, जम जाता है और मुलायम हो जाता है। अधिक पकाने पर ये प्रोटीन कड़ा हो जाता है। अगर अधिक पकाओगे तो प्रोटीन जो होगा कड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें उसके पश्चात आता है वसा। वसा जो होता है तेल गर्म ताप पर वसा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु बहुत गर्म करने पर वसा फैटी अम्लों एवं ग्लिसरॉल में विघटित हो जाती है। यानी जैसे अगर वसा को आप देखिए, वसा का मतलब ऑयल होता है, ऑयल को अगर गर्म करिएगा तो ऑयल जैसा ही रहता है, लेकिन अगर आप अत्यधिक उसको गर्म कर देते हो तो वो फैटी अम्बल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ग्लिसरॉल में विखंडित हो जाता है, जो कि लिए आपके लिए जो है हानिकारक सिद्ध होता है। उसके पश्चात है खनिज लवण। देखिए सामान्य खनिज लवणों पर ताप पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता, यानी खनिज लवण जो होती है इस पर कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, किंतु यदि भोज्य पदार्थ को पकाने के बाद उनका पानी में फेंक दिया जाए तो बहुत से खनिज नष्ट भी हो जाते हैं। तो इसका पानी को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें खनिज लवण का मतलब ही यही होता है पानी। अगर उसके पदार्थों को भोज्य पदार्थ पकाने के बाद अगर पानी को फेंक दिया जाता है तो उसके जो है खनिज नष्ट हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। उसके पश्चात आता है विटामिन। देखिए इसका यही उल्लेख आवश्यक है, खास कर जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। देखिए बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है, जो कि धोने से नष्ट हो जाती है। तो बी कॉम्प्लेक्स जो होता है हमें बचाना चाहिए, और विटामिन सी जो है हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। कहते हैं विटामिन सी प्रकाश की उपस्थिति में और गर्म करने पर ये बड़ी सरलता से जो है ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन सी युक्त फल एवं सब्जियों का कच्चे खाना ही उचित माना गया है, क्योंकि कच्चे में जो होता है विटामिन सी जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है। अब विटामिन सी किस किस में प्रेजेंट है इसके बारे में मैंने पहले ही प्रीव्यू चैप्टर में बता चुका हूँ। उसके पश्चात है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखिए यह विटामिन भोजन को पानी से धोने, ठीक है, निथौरने से भी नष्ट हो जाती है, निचोड़ने से भी या धोने से भी नष्ट हो जाती है। पकाए गए भोजन को अतिरिक्त पानी को फेंकने तथा खाने वाले सोडे का उपयोग से भी यह क्षति बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं खाने वाला सोडे का जो है ऐसी चीज़ों में उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होती है नष्ट हो जाती है। दूसरी बात होता है अगर आप उसको धोते हो अच्छे से तो भी इसका नष्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है। प्लस जो है अगर आप काट के रख देते हो तो भी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नष्ट हो जाती है। तो ये सब बातें को ध्यान देना एक जो है अच्छे से होम साइंस के विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पोषक मूल्य में संवर्धन। देखिए दोस्तों पोषक मूल्य में संवर्धन करना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं भोजन की जो है पूर्व तैयार एवं पकाने के दौरान होने वाली पोषक तत्व जो है मूल्य की क्षति को कम किया जा सकता है। वास्तव में कुछ विधियों का जो है समझदारी से उपयोग करके जो है भोजन के पोषक तत्व में वृद्धि भी की जा सकती है, जो कि अत्यंत आवश्यक भी माना जाता है। सबसे पहले तो यही बात आती है घरेलू स्तर पर। देखिए घरेलू स्तर पर हम इसको कैसे पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचा सकते हैं। कहते हैं इसे सर्दी पुरानी और समय की कसौटी पर खड़ी उतरी निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है। सबसे पहले जो है घरेलू विधि पे आप ये कर सकते हो अंकुरन द्वारा जो खमिसीकरण द्वारा, ठीक है, अमिश्रित द्वारा। देखिए अंकुरन विधि तो आपको शायद पता भी होगा कि कोई भी चना हो या दाल हो उसको भिगो के रख दोगे और उसको सूती कपड़े में बांध दोगे तो वो अंकुरित हो जाती है।
अंकुरित हो जाने के बाद जो है उसमें बहुत से पोषक तत्व जो है अधिक मात्रा में बनने लग जाती हैं। तो अंकुरित चीज़ खाना आपके लिए जो है आपके पेट के लिए और आपको जो है सुपाच्य के लिए, यानी कह सकते हो कि जो बच्चों को, जो व्यक्तियों को, जो बच्चों को जो कहते हैं कब्ज़ का शिकायत रहता है, तो इन चीज़ों का सेवन करना यानी अंकुरित चीज़ों को सेवन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उसके बाद है खमीरीकरण। देखिए खमीर का मतलब यही होता है दोस्तों कि जैसे आटा हो गया, अगर आपने उसमें सोडा नहीं डालना है, अगर उसको मुलायम भी बनाना है, तो कोई चीज़ बनाने से पूर्व ही 1-2 घंटा पहले उसको जो है मिक्स कर लीजिए वाटर में, और उसमें जो होता है खमीर यानी खमीरीकरण हो जाता है, यानी खमीर जो होता है उसमें ग्रोथ कर जाती है और उसमें आपको जो है प्राकृतिक रूप से वो फूलने लग जाती है, यानी आपको सोडा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके पता है सम्मिश्रण द्वारा। देखिए कुछ चीज़ों को अगर बनाना है, अगर कोई चीज़ मटेरियल मिक्स कर देते हो तो वो ऑटोमेटिक जो है आपके लिए जो है पोषक तत्व बना सकता है। तो ये सारे चीज़ों जो होता है घरेलू स्तर पे हम इसको रख सकते हैं और बना सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है औद्योगिक स्तर पर। देखिए औद्योगिक स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, समृद्धि करके यानी फोर्टिफिकेशन करके। इसमें क्या होता है, वनस्पति तेलों को विटामिन ए और डी द्वारा, नमक को आयोडीन द्वारा, यानी इसमें ए और डी के बनाने के लिए हम इसको समृद्धि करके किया जा सकता है। उसके पश्चात है गुणवत्ता वृद्धि द्वारा यानी एनरिचमेंट के द्वारा, यानी विनिर्मित खाद्य उत्पाद द्वारा जो है इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार हम दैनिक रूप से खाए जाने वाले व्यंजनों को पोषक तत्व में वृद्धि भी कर सकते हैं, जो कि अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अब जो विधि के हमने दोस्तों वहाँ पढ़ा है, उसके हम जो है भोज्य पदार्थ और उसका प्रभाव भी जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले था हमारा अंकुरन। देखिए इसमें दालें हो गया, साबुत मूंग हो गया, चना, मीट, साबुत अनाज, गेहूं के दाने, ये सब चीज़ों को आप जो है अंकुरित कर सकते हो। इससे ये होगा कि इससे विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स में बढ़ोतरी होती है और संयोजित लोह शरीर के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाता है और सुपाच्य बनाता है और पकाना आसान हो जाता है। तो ये जो है अंकुरन विधि बहुत ही आवश्यक मेथड होता है, जिसको हर एक व्यक्ति को, हर एक गृहिणी को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। उसके पश्चात है खमीरीकरण। देखिए दोस्तों गुथा हुआ आटा, मैदा, दही, अनाज और दाल का संयोजन पेय पदार्थ होती है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी में बढ़ोतरी करती है, सुपाच्य भी बनाती है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के सरल रूपों में विखंडित होने के कारण भी होती है। क्योंकि गुथा हुआ आटा, मैदा, दही, ये सारे जो होता है खमीरीकरण करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर आप सोडा का उपयोग न भी करोगे फिर भी चल जाएगा। आपने देखा भी होगा कुकिंग करते टाइम दही का, ठीक है, आटा का, मैदा का, ठीक है, इन चीज़ों का उपयोग करना एक साधारण सी बात रहती है। इससे और भी होगा कि एक विशेष प्रकार का स्वाद भी आएगा इसमें, और लोह तत्व जैसे कैल्शियम की उपलब्धता में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी, जो कि आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी रहता है। उसके पश्चात जो हमने पढ़ा था सम्मिश्रण, यानी विभिन्न खाद्य वर्गों के भोज्य पदार्थों को मिलाना जिससे पोषक तत्व की वृद्धि हो सके। इसमें आप कर सकते हो अनाज एवं दालें मिला के, अनाज एवं दूध मिला के, दाल एवं दूध मिला के, उदाहरण खीर, हलवा, खिचड़ी, इडली, डोसा आदि। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी डॉक्टर जो होता है बीमार व्यक्तियों के लिए खिचड़ी का ही सलाह देता है। आखिर खिचड़ी में क्या ऐसी बात होती है दोस्तों? खिचड़ी में बहुत सी बात होती है। पहली बात तो ये रहती है कि उसका पानी का इस्तेमाल जो होता है खिचड़ी में ही रहती है, जिससे इसका सारा पोषक तत्व उसमें मौजूद होता है। सेकेंडली बात ये रहता है कि इसमें हम दाल का भी उपयोग कर देते हैं, कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल कर देते हैं, तो इसका पोषक तत्व और बढ़ जाती है। इसलिए डॉक्टर जो है खिचड़ी का ही सलाह सदैव देते हैं। उसके बाद खाद्य पदार्थ को मिश्रण के फलस्वरूप भोजन के कुल पोषात्मक मूल्य में वृद्धि हो जाती है, यानी उसके पोषक तत्व में और भी वृद्धि हो जाती है, जो कि अत्यंत आवश्यक माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात जिसको नोट के रूप में यहाँ पर दिया गया है वो है अंकुरन एवं खमीरीकरण विधि द्वारा बिना किसी अतिरिक्त व्यय के भोजन के जो है पोषक तत्व में वृद्धि किया जा सकता है। यानी आपको इसके लिए कोई तरह का जो है पैसे वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, और आप बिना पैसे वेस्ट किए ही आप जो है उसके पोषक तत्व में वृद्धि कर सकती हो। दूसरी बात है सम्मिश्रण विधि द्वारा जो है संतुलित और स्वस्थ आहार ग्रहण करने का सस्ता तरीका है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होती है आपके लिए और आपके परिवार के लिए, तो इस मेथड को आप मिस मत कीजिएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है बचे हुए खाने का उचित उपयोग।
देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रखती है, क्योंकि आज के समय में घर में खाना बच जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आम बात है। तो हम क्या करते हैं, बचे हुए खाने को फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हम बचे हुए खाने का उचित उपयोग करना सीखना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई में अगर आप खाना फेंकते हो तो 100% है गरीबी को निमंत्रण भी देते हो। कहते भोजन के पश्चात कुछ भोज्य पदार्थ प्राय बच जाती है, क्योंकि आपने देखा, ये तो आम सी बात होती है कि भोजन करने के पश्चात जो है कुछ भोजन बचना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि भोजन बचने में काफ़ी श्रम एवं धन व्यय होती है। आपको पता है, भोजन बनाने में आपके काफ़ी श्रम और धन की व्यय होती है। अंततः इस खाने से प्रभावकारी ढंग से पुण्य उपयोग भी किया जा सकता है। बचे हुए खाने से बने व्यंजन जैसे दाल के पराठे, सब्जी के कटलेट, पाव भाजी, उबले चावल की खीर आदि से तो हम परिचित ही होते हैं। आइए इसी प्रकार के कुछ अन्य व्यंजन का भी जानें। सबसे पहले आ जाता है आपके समक्ष सब्जी वाले पुलाव को उबले आलू के साथ मिलाकर कटलेट और कोफ्ता बनाया जा सकता है। यानी सब्जी वाले जो पुलाव जो आप बना रखे हो तो उसे हम कटलेट या कोफ्ता भी बना सकते हैं। बचे हुए खट्टे दही का उपयोग कढ़ी बनाने में तथा इसे मैदे मिलाकर जो है भटूरा एवं चावल में मिलाकर दही चावल और लस्सी बनाने में भी उपयोग किया जा सकता है, जो कि एक आम बात है। बचे हुए टमाटर प्याज के सलाद का जो है उपयोग सूखी मिली जो है सूजी सब्जी, भरवा या ऑमलेट, सूप आदि तरी बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यानी बचा हुआ जो है टमाटर के सलाद जो है इसका उपयोग आप जो है सूली सब्जी या भरवा, ऑमलेट यानी सूप और तरी बनाने में भी जो है उपयोग किया जा सकता है। डबल रोटी की बची हुई स्लाइडों को जो है आलू के साथ मिलाकर टिकिया और कटलेट बनाया जा सकता है। तो ये जो है आप सब्जियों के इस प्रकार उपयोग भी कर सकती हो। बची हुई हरे पत्तेदार सब्जियों को आटे में गूंथ कर पराठे या पूरी बनाया जा सकता है, जो कि आपके पोषक तत्व के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके स्वाद बनाने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।